बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे आज इको 402 के लेसन नंबर 3 की बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। लेसन नंबर 3 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी 3 और 4 की बात करेंगे आज इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से बात करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जो है जनरली अगर हम बात करें तो हमारे पास है अ, जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है सेल होने के लिए, वो उसकी सप्लाई कहलाती है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। डिमांड क्या है कि कस्टमर जब उसको परचेज करने के लिए मार्केट में गया है तो वो उसकी डिमांड कहलाएगी कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, खरीदने के लिए अवेलेबल मौजूद है, हम उस तो उसको डिमांड कहते हैं। वो सेल होने के लिए अवेलेबल है तो उसको सप्लाई कहते हैं। ठीक है। अब कुछ यहाँ पे प्राइसेस की बात करने लगा, रियल वर्सेस नॉमिनल प्राइसेस। नॉमिनल प्राइस इज द एब्सोल्यूट करंट डॉलर प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज व्हेन इट इज सोल्ड। नॉमिनल प्राइस क्या होती है? एग्जैक्ट वो प्राइस जिस पर कोई चीज बेची जा रही है या बिक रही है, वो उसकी नॉमिनल प्राइस है। ठीक है। रियल प्राइस इज प्राइस रिलेटिव टू एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्राइसेस ऑफ कांस्टेंट डॉलर प्राइस। रियल प्राइस क्या होती है? जब हम कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ प्राइसेस को, वो रियल प्राइस कहलाती है। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए हम दो मल्टीपल ईयर्स की प्राइसेस लेते हैं और फिर उनका परसेंटेज चेक करते हैं कि इसमें चेंज क्या आ रहा है। आपके पास सामने फॉर्मूला अवेलेबल है। रियल प्राइस इज इक्वल टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस ईयर ओवर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल प्राइस ऑफ करंट ईयर। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, ये दो डिफरेंट होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुराद क्या है? ये बेसिकली आप ले लेंगे जो जो इन्फ्लेशन है बेस ईयर की और करंट ईयर की। मिसाल ले लेते हैं, आज हमारी जो इन्फ्लेशन चल रही है वो कह लें, एक एग्जांपल है, वो है जी 13%। तो ये आ गया 0.13। बेस ईयर हम पिछले साल लेते हैं, पिछले साल जो इन्फ्लेशन था वो 14% था। नहीं, मगर 12% लेते हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं हमारे यहाँ, कम नहीं होती। तो मल्टीप्लाई नॉमिनल प्राइस जो करंट ईयर की है वो भी चल रही है बाई 2000 कर लेते हैं। ठीक है। तो जो इसका आंसर निकलेगा वो हमारा रियल प्राइस निकलेगी, वो प्राइस जिस पर रियली प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए थी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से अब उसकी प्राइस राइज कर गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल प्राइस वो प्राइस है जो एक्चुअली प्रवेल होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन के चेंज की वजह से प्राइस में जो तब्दीली आ गई, तो वो हमारे नॉमिनल प्राइस बन गई। अब यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द रियल प्राइस ऑफ मिल्क। नॉमिनल प्राइस 0.4 है, 0.65 है, 1.05 है। 1970, 1980, 1999। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 38.8 है, 82.4 है, 167.7 है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारी जो प्राइसेस निकली, ये बेसिकली रियल प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर रहा है। अच्छा, ये पहली तो सेम ही रही। ये देखा रियल प्राइस कितनी डिफरेंस आया। ठीक है, फिर रियल प्राइस कितना डिफरेंस आया। तो रियल प्राइस जो होने विद रिस्पेक्ट टू 1970 उसने लिया है, तो रियल प्राइस ये होनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस ज्यादा है तो उसका ये इन्फ्लेशन की वजह से है। नॉमिनल प्राइस नॉर्मली रियल प्राइस से ज्यादा होती है। आगे चले कि हमें इस कैलकुलेशंस में इतने डीपली नहीं पढ़ना, क्योंकि इसका इस तरह क्वेश्चन पेपर में नहीं आना। सप्लाई कर्व की बात करते हैं। ये देखिए, सप्लाई कर्व हमेशा इंक्रीज करेगा। एक फिक्स जो है वो तो सप्लाई अवेलेबल ही अवेलेबल है, प्राइस जो है वो चार्ज होती होती है, ऐसे फिक्स प्राइस कहते हैं। इसके ऊपर वो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाती है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। जैसे प्राइस इंक्रीज करेगी, सप्लाई जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। द सप्लाई कर्व शोज हाउ मच ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आर विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस। एक गिवन प्राइस पर कितनी चीजें बिकने के लिए तैयार हैं, वो उसके सप्लाई कर्व कहलाता है। ठीक है। क्या है जी? होल्डिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई कांस्टेंट रहे तो।
क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई मल्टीप्लाई प्राइस। जो हमारी सप्लाई कब है वो प्राइस के मुताबिक मेजर होता है। प्राइस इंक्रीज करेगी तो उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। देखें प्राइस राइज कर रही है, ये देखें आप, तो उसकी जो है क्वांटिटी है वो भी राइज कर गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ जी, सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग आती है। किस तरह से? आपकी प्राइस डिक्लाइन हुई, किसी वजह से प्राइस P1 से P2 पे आए, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम होने की वजह से बढ़ गई है, तो आपका सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट कर जाता है। इसमें कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है। प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम होनी थी, लेकिन उसकी सप्लाई बढ़ गई। हो सकता है कॉस्ट कम हो गई है, कॉस्ट कम होने की वजह से प्राइस कम हुई है, तो कॉस्ट हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो हमने प्रोडक्ट ज्यादा बनानी शुरू कर दिया। कई रीजन हो सकते हैं, इसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज कर जाती है। मिसाल देता हूँ ना, देखिए एक चीज मेरी 100 रुपए की सेल हो रही है, वो 80 रुपए की बन रही थी, तो 20% प्रॉफिट मार्जिन है। अब वो मैंने प्राइस उससे कम होकर 90 रुपए रह गई है, जो बननी वो 70 रुपए की हो गई है। तो आप देखें तो ये तकरीबन 22% प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट मार्जिन जब बढ़ गया तो मैं इसको ज्यादा बनाऊंगा, ठीक है। इस वजह से भी ये मामला हो जाता है प्राइस कम होने की वजह से। डिमांड कर्व कहता है, डिमांड कर्व शोज हाउ मच ऑफ द गुड्स कंज्यूम आर विलिंग टू बाय एज ए प्राइस पर यूनिट। जी, डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप होता है, प्राइस बढ़ने से वो नीचे को जाता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, देखें ये एक प्राइस यहाँ पे लेते हैं, ये P0 है, हम प्राइस बढ़ती है P1 पे चले जाएंगे, तो देखें क्वालिटी ये आ जाएगी, पहले ये थी, तो क्वांटिटी कम हो रही है। और अगर प्राइस कम होगी P2 पे आ जाएगी, तो डिमांड उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए मार्केट में भी यही होता है कि किसी चीज की प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, लोग बाइंग उसको कम करते हैं। प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलेगी जी, नॉन प्राइस डिटरमिनिंग, अच्छा वेरिएबल्स है, ये है डिमांड का शिफ्ट होने का, कि प्राइस बढ़ने की वजह से भी डिमांड बढ़ जाए तो भी डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है। ये ऐसा होता है कभी कभार कोई चीज ऐसी होती है जिसकी प्राइस बढ़े तो लोग उसको ज्यादा परचेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे जी, मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म ये कहता है कि जी इक्विलिब्रियम होना चाहिए सप्लाई और डिमांड में, और ये इक्विलिब्रियम मार्केट फोर्सेस तय करती है। आप प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी तो चीज ज्यादा है, लोग खरीदने वाले कम है, तो प्राइस कम करनी पड़ेगी। प्राइस कम करनी पड़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं फोर्सेज की वजह से, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज की वजह से हमारे पास एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम कह लें कि पॉइंट आ जाता है। ये पॉइंट ये बताता है, ये एक्यूरेट पॉइंट है कि इतनी गुड्स की सप्लाई चाहिए, इतनी डिमांड पे ये इक्वलेट होता है। अब देखिए हमारी दिन ब दिन प्राइसेस बढ़ रही हैं, बढ़ने की वजह क्या है कि प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है, और उनकी प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर है। अगर हमारे बिजनेसेस बूम पर चले जाएं, बिजनेसेस प्रॉपर ग्रो करें, प्रॉपर प्रोडक्शन हो, तो सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में जब चीज ज्यादा मौजूद है तो वो फिर खरीदार कम हो गए तो सस्ती बेचनी पड़ेगी, जबकि करंटली ऐसा नहीं चल रहा। जी कहते हैं जी, मार्केट प्राइसेस अबव इक्विलिब्रियम, दिस इज एक्सेस ऑफ सप्लाई, production produces lower prices, quantity demand increases and quantity supply decreases, the market continue to adjust until the equilibrium price reach। यही बातें मैंने आपको बताई हैं कि मार्केट तब तक एडजस्ट होती रहती है, इंक्रीज डिक्रीज करके, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ जाती, ठीक है जी। आगे चलेंगे, ये भी यहाँ भी यही बात को कर रहा है, शॉर्टेज और इंक्रीज डिक्रीज करने की वजह से भी, कि जब तक मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। ये थोड़ा सा मैंने ग्राफिकली समझाया है। ये सप्लाई कर्व है, जो कि प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होगी। ये डिमांड कर्व है, प्राइस से इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और एक पॉइंट आता है जहां पे दोनों इक्विलिब्रियम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, यही हमारा चल रहा है जी, ये चीजें हम चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, हाँ, मार्केट का इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाता है। वही इसी को तो शिफ्टिंग कहते हैं। सप्लाई का शिफ्ट कर जाए तो मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ भी शिफ्ट हो गया, डिमांड का शिफ्ट कर जाए तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है, अच्छा ये सप्लाई का भी शिफ्ट हो रहा है, ये डिमांड का शिफ्ट हो गया, तो सप्लाई का भी हमारा शिफ्ट हो जाता है।
नेक्स्ट चलेंगे। इंक्रीज डिक्रीज में डिमांड, अच्छा ये हो गया बात, यहाँ पे बात करते हैं जी, दोनों जब शिफ्ट हो, इनकम इंक्रीजेज एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस राइज। आपकी इनकम भी इंक्रीज हुई है लेकिन रॉ मटेरियल प्राइसेस भी राइज कर गई हैं। तो अब इस सूरत में प्राइस भी इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हुई तो सप्लाई कर्व जो है, डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो आपका सप्लाई कर्व डिमांड का दोनों आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे बाहर की तरफ। क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हुई है तो आप चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। पहले 1 kg गोश्त परचेज कर रहे थे, अब 1.5 kg परचेज करेंगे। लेकिन उसकी कॉस्ट, मटीरियल कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से जो चिकन का प्राइस है वो भी इंक्रीज हुए। मैं चिकन की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल जरा थोड़ा सा उसकी प्राइस में वो सर्दियों के स्टार्ट में चिकन की प्राइस कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि फिश आ जाती है, लोग फिश पे शिफ्ट हो जाते हैं, उसकी प्राइस डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये अक्सर औकात लोग सोचते हैं कि चिकन की प्राइस पता नहीं क्यों इतनी नीचे आ गई है, वो 600-700 पे सेल हो रहा था, तब 300-350-400 पे से 400 पे सेल हो रहा है। तो क्यों ऐसा है? वो बेसिकली फिश के आने की वजह से, क्योंकि लोग जो हैं वो फिश पे कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली चिकन की प्राइस पे डाउनफॉल आ जाता है। तो ये चिकन पे नहीं आता, ये मटन बीफ पे आता है, मटन पे खैर नहीं आता लेकिन बीफ पे आता है। खैर आगे चलेंगे। इनकम रेजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल्स। हाँ, अगर इनकम इंक्रीज होती है और रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल कर जाती हैं तो ओवरऑल प्राइस डिक्लाइन करेगी, लेकिन आपका सप्लाई और डिमांड का जो है वो शिफ्ट करेगा, लेकिन वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। देखें जी, दोनों का डिफरेंस देख लें। यहाँ पे मटेरियल भी इंक्रीज हुआ था, प्राइस आपकी राइज की थी। यहाँ पे प्राइस डिक्लाइन हुई है लेकिन आपकी इनकम इंक्रीज हुई, वजह से डिमांड भी इंक्रीज हुई है। तो आपका जो सप्लाई कर्व है, सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो आउटवर्ड शिफ्ट तो करेगा लेकिन नीचे की तरफ। इनकम डिक्रीज और रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल हुई तो डिमांड अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई, सप्लाई कर्व भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हमारा ये हर एक सिनेरियो डिफरेंट है, उस सिनेरियो के हवाले से हमारा जो ग्राफ है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है जी, आपकी इनकम भी डिक्रीज हुई, रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल हुई, तो ये दोनों सेम ही तकरीबन है। अच्छा ये वही है, ठीक है। Shift of supply and demand. When supply and demand change simultaneously, the impact on the equilibrium price and quantity is determined by relative size and direction of the change. Shape, हाँ वो कह रहा है जी, डिमांड का कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्राइस में कितना चेंज आता है, रिलेटिव साइज और डायरेक्शन एंड चेंज, शेप एंड सप्लाई ऑफ डिमांड का। और हमें यही चेंज बताता है कि ये किसकी वजह से आ रहा है। आप देखें ना कि इनकम डिक्रीज हुई, रॉ मटेरियल फॉल हुआ, तो ये हमारा ग्राफ आ गया। इनकम इंक्रीज हुई, रॉ मटेरियल फॉल हुआ, ये ग्राफ है। इनकम और रॉ मटेरियल दोनों की प्राइस इंक्रीज हुई, तो ये ग्राफ है। इस लिहाज से ये इनमें चेंजिंग आती है। आगे चलते हैं, प्राइस ऑफ एग एंड एजुकेशन। अच्छा ये बातें हमारे काम की नहीं है। जी, लेक्चर कम, हाँ। आगे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम लेसन नंबर 5 के साथ करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। लेसन नंबर 4 का जो पोर्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इंशाल्लाह 5 के साथ कवर अप होगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।